Hey guys, welcome back to the channel. So in previous lectures हम रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे हेलोवेरिन्स की, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट कर ली थी. सेकंड हमारी रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस. ठीक है. सो इसमें देखो क्या होता है. इसमें हम कई टाइप की रिएक्शंस आगे बढ़ते हैं. ठीक है. जैसे हेलोजिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक में, या फिर नाइट्रेशन पढ़ेंगे. ठीक है. सल्फोनेशन, ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ते हैं. नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है. ठीक है. अब देखो इसमें क्या चीज़ आती है. जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि ये हेलोवेरिन है. ठीक है. बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है. ठीक है. अब देखो यहाँ से ये क्या कर रहा है, हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे फॉरवर्ड कर रहा है. ठीक है. जब ये ऐसे फॉरवर्ड कर रहा है तो एज वी नो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है. कौन कौन सी पोजीशन पे, एट ऑर्थो पोजीशन एंड एट पैरा पोजीशन. इन दोनों पोजीशन पे ही जब इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन सिर्फ. ठीक है. मतलब मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ऑर्थो एंड पैरा पे होती है. ठीक है. आप लिख सकते हो कि ड्यू टू रेजोनेंस the electron density increases more at ortho and para position. ठीक है. कि जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनको इंक्रीज करता है रेजोनेंस की वजह से देन मेटा. ठीक है. तो एक तो पॉइंट आता है ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं. अब एक चीज़ और इसमें क्या आती है. अब हमें पता है जो हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना. मतलब हेलोजन के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की. ठीक है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माने जाते हैं ये. ठीक है. जो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लें अपनी तरफ, खींचे इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो ये क्या करती हैं, जब ये बेंजीन के साथ अटैच हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सो ये बेंजीन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे. ठीक है. एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, एक ये क्या चीज़ शो करते हैं, -I इफेक्ट. ठीक है. इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं. ठीक है. सो देखो ये इससे क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं. रिंग क्या हो रही है, इससे डीएक्टिवेट हो रही है. ठीक है. डीएक्टिवेट मतलब किसी चीज़ को डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या होगा, एक तो भी किसी चीज़ को एक्टिवेट कर रहे हो, मतलब आप इस पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया हमने जिससे रिंग एक्टिवेट होगी. जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिक में पढ़ा था कि वैसे तो हेलोवेरिन्स क्या होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट अगर हम उस पर नाइट्रो ग्रुप अटैच करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें, तो वो जो रिंग है वो एक्टिवेट हो जाती है. उसके बाद उस पर आप रिएक्शन करा सकते हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्लेसमेंट करा सकते हो Cl से. ठीक है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए हमने रिंग को एक्टिवेट किया था बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बेंजीन. ठीक है. अब ऐसे ही डीएक्टिवेट का मतलब क्या है कि ये जो है हेलोजन जो लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और -I इफेक्ट शो करने की वजह से रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है. ठीक है. सो जब ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है तो इससे क्या हो जाती है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो क्या हो जाती है, स्लो. ठीक है. स्लोली प्रोसीड होती है रिएक्शन, या फिर इसको रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की, मोर ड्रास्टिक कंडीशंस की. ठीक है. मतलब या तो हम कुछ एसिड्स वगैरह इसमें यूज़ करते हैं, या कुछ ज़्यादा टेम्परेचर हीट से रिएक्शन को प्रोसीड कराया जाता है, तो ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए इसको एज़ कम्पेयर टू बेंजीन. ठीक है. और रिएक्शन क्या होती है, बहुत स्लो प्रोसीड होती है. ठीक है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है. आ गया समझ क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो प्रोसीड करती हैं. ठीक है. या फिर इनको ड्रास्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है
क्यों? बिकॉज इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, हेलोजन अटैच है। हेलोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, और ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से जो रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सो रिंग डीएक्टिवेट होने की वजह से रिएक्शन स्लो होगी, या फिर इसको एक मोर ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। सो ये 2-3 पॉइंट्स थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जो पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम अपनी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो हमारी फर्स्ट रिएक्शन आती है हेलोजिनेशन, ठीक है, मतलब हेलोजेंस लेंगे, उसकी हेलोजिनेशन करनी है, ठीक है, उस पर एक नया हेलोजन जो है वो अटैच होगा। अब देखो ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, इसमें क्या किया हमने, Cl2 ही डाला, Cl2 डाला किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है। सो हमें यहाँ से क्या मिला, क्लोरोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। और हमने अभी भी डिस्कस किया था कि जो ड्यू टू रेजोनेंस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा होती है, ठीक है, या तो ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज है या पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है या फिर पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला ही अटैक करेगा इसके ऊपर, या ये वाला ही अटैक करेगा। सो हमें सिर्फ क्या क्या मिलते हैं इसमें, ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स मिलते हैं इन रिएक्शंस में, मेटा आइसोमर नहीं मिलता, ठीक है, ठीक है। हम ऑर्थो और पैरा आइसोमर बना लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पैरा आइसोमर, और सेम एज हम ऑर्थो आइसोमर बनाएंगे, ये हो गया ऑर्थो आइसोमर, ठीक है। इसका नाम लिख सकते हो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, और ये हो गया 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और जो ये प्रोडक्ट है हमारा, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये है माइनर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन माइंड में आया होगा, चलो ये तो समझ में आ गया कि ऑर्थो आइसोमर बनेगा, पैरा आइसोमर बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ज़्यादा होती है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज ही अटैक करेगा इस पर इलेक्ट्रोफाइल पे। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब एक चीज़ और माइंड में है कि ये मेजर और ये माइनर क्यों लिखा, पैरा आइसोमर ही मेजर क्यों बना, ऑर्थो आइसोमर मेजर क्यों नहीं बना, ठीक है। अब इसमें आता है ये सेकेंड पॉइंट, माइनस आई इफेक्ट वाला, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट मतलब या बोल सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लेना कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना वो डिस्टेंस से काम करता है। डिस्टेंस क्या, अब देखो मैंने आपको बताया कि ये बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, इसका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। यहाँ से विड्रॉ करेगा, फिर विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, ठीक है। अब देखो जब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो ये सबसे पहले कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस नेगेटिव चार्ज से, इसी से लेगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पैरा पे आएगा, पहले तो ऑर्थो से ही लेगा ना, ठीक है। तो जब इसने ऑर्थो से ले ली ऑलरेडी, सो ये नेगेटिव चार्ज तो कम हो गया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई एज़ कम्पेयर टू पैरा पोजिशन से, ठीक है। सो ऑर्थो से ये पहले ले लेता है क्योंकि ऑर्थो इसके पास है, अगर ऑर्थो इसके पास होगी तो ऑर्थो से पहले लेगा, पैरा से बाद में लेगा, ठीक है। सो डिस्टेंस ज़्यादा मतलब कम होने की वजह से, डिस्टेंस कम होने की वजह से इन दोनों के बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ऑर्थो से कम करता है, ठीक है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी सो ये तो माइनर ही बनेगा, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वो पहले अटैक करेगा ना इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है। तो इसलिए पैरा आइसोमर मेजर बनता है, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे काम करता है, ठीक है। वो ऑर्थो पोजीशन से पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, ठीक है, फिर पैरा पे जाएगा, ठीक है। सो ये रीज़न है कि पैरा आइसोमर जो है वो मेजर क्यों बनता है। इसमें आप इंडक्टिव इफेक्ट लिख सकते हो, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन देखो, इसमें कौन सी आती है, नाइट्रेशन,
ठीक है। नाइट्रेशन में क्या होगा, वही हेलो एल्कीन लेना है, सिर्फ हमने क्या लगाना है, नाइट्रो ग्रुप लगाना है उसके ऊपर, NO2 उसके ऊपर ऐड करना है, ठीक है। ओके, लिया हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इसमें डाला HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। ये क्या होते हैं ना, नाइट्रिक एजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब HNO3 में जब हम H2SO4 पहले ऐड करेंगे ना, तो यहाँ से पहले हम NO2 को जनरेट करते हैं, ठीक है। जो NO2 इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया जाता है यहाँ से, उसके बाद ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इस पर अटैक करेंगे ये दोनों ही, ठीक है। सो हमारे पास क्या बनेगा, एक ऑर्थो आइसोमर और एक पैरा आइसोमर। मैं इनके डिटेल मैकेनिज्म पे नहीं जा रही बिकॉज वो आपके भी किसी काम के नहीं है, ठीक है। आपको रिएक्शन लर्न करनी है इनकी, ठीक है। वैसे मैं आपको पूरा डिटेल मैकेनिज्म भी बता सकती हूँ कि इन दोनों से NO2 कैसे बना, ठीक है। उसके बाद इसकी रेजोनेंस दिखा के कि यहाँ से अटैक होएगा, ये यहाँ से अटैक होएगा, ठीक है। बट अभी के लिए सिर्फ आपके लिए इतनी नॉलेज सफिशिएंट है कि इन दोनों से नाइट्रो ग्रुप की जनरेशन हुई, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया सबसे पहले, उसके बाद ठीक है ऑर्थो और पैरा से क्या करेगा, अटैक हुआ इसके ऊपर। सो यहाँ से एक ऑर्थो आइसोमर बना और एक पैरा आइसोमर बना, ठीक है। और सेम वही केस की पैरा वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। रीज़न भी सेम है बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस -I इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम या क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन आती है सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन में हम वही सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं हम इसमें, H2SO4, ठीक है। और अटैच क्या होगा बेंजीन पे, SO3H, ये इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन के ऊपर आके सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। सबसे पहले वही क्लोरोबेंजीन लेके चलेंगे, लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या डाला इसने, कंसनट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में क्या किया, हीट किया, ठीक है। ये पता है ना हीट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें मोर ड्रास्टिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस डीएक्टिवेट है, क्योंकि हमारे पास जो ये रिंग है ये क्या है, डीएक्टिवेट, ओके। अब मैंने बताया आपको SO3H लगेगा, कहाँ कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे, ठीक है। ये इसका नाम क्या पड़ेगा, 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। SO3H को लिखेंगे सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही ये होगा 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और सेम एज ये माइनर और ये मेजर, ठीक है। रीज़न आपको पता ही है इसका, माइनर क्यों और ये मेजर क्यों, ठीक है। सो ये तो 3 रिएक्शन थी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड लास्ट वन इज सल्फोनेशन। यही पढ़ते हो बेसिकली आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। सो आई थिंक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट जो हमारी लास्ट रिएक्शन आती है, थर्ड रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। हमने रिएक्शन विद मेटल हेलोकेन्स में पढ़ा था, जहाँ हमने देखा था कि जब कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बना लेता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है। या फिर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा था, वहाँ पे वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। सो ये 2-3 रिएक्शंस हमने पहले भी डिस्कस की थी। अब हम रिएक्शन विद मेटल पढ़ रहे हैं हेलोवेरिन्स में, ठीक है। अब इसमें भी 2 रिएक्शंस आती हैं, एक आती है वुड्सविटिक, ठीक है। अब जो हमने पहले वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि क्या मिलता है, एक अगर
रिएक्टेंट में हमारे पास एक आर ग्रुप है या एक कार्बन है, सो प्रोडक्ट में वो डबल हो जाते हैं। यही पढ़ा था वुड्स में। वुड्स फिटिंग क्या कहती है? हेलो अरेंज लेके चले, इसमें डाला सोडियम, ठीक है, और एक डाला आर एक्स, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होगा, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये आर ग्रुप तो यहाँ के अटैच होगा और ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और 2NaX निकलेगा, मतलब बेंजीन के साथ तो लगेगा आर ग्रुप, ठीक है, और NaX ये लिख सकते हो 2NaX, यहाँ पे भी फिर 2 लगा सकते हो, ठीक है। आई रिएक्शन समझ में? हेलो अरेंज, ठीक है, या क्लोरोबेंजीन, जो भी आपको ठीक लगे आप लेके चल सकते हो इस एक्स की जगह, ठीक है। सोडियम डाला, उसमें RX डाला, क्या बनता है इसमें? हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, ठीक है। यही हमने पहले पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन बनते हैं, ये एल्केन एल्कीन जो भी पीछे पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ से निकल के आ गया 2NaX, ठीक है। सो रिएक्शन कराई हमने एल्यूमिनियम की किसके साथ? मेटल के साथ, ओके। नेक्स्ट इसमें आती है एक फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है? सेम वही हेलोवेरिन्स लेके चलेंगे, ठीक है, प्लस Na सोडियम लेके चलेंगे, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो मोल लेके चलते हैं इस बेंजीन के, 2 ही हम लेते हैं सोडियम, ठीक है। सो अब हमें पता है 2NaX तो निकलना ही है, 2NaX निकलना है, 2 क्या है हमारे पास? बेंजीन, बस दोनों को अटैच कर दो, दोनों बेंजीन्स को अटैच कर दिया, ठीक है। फिटिक क्या कहती है? लेके चले हेलोरिन्स या हेलोबेंजीन, ठीक है, उसमें डाला हमने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर। यहाँ से हमें पता है कि 2NaX हमारा निकलना है, 2NaX तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर दिया? दोनों फिनाइल को अटैच कर दिया, तो यहाँ से बना हमारा डाई फिनाइल, ठीक है। सो ये थी हमारी रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, और रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमने कवर कर ली थी। सो हमारी हेलोवेरिन्स की भी केमिकल रिएक्शन अब यहाँ से कंप्लीट होती हैं, इसके साथ साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। और मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे थे इसमें, जो इन टेक्स्ट आपके बुक में दिए हुए हैं, रिएक्शंस के बाद ही गिवन है, ठीक है। मैं वो करा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा क्वेश्चंस करने का भी आइडिया हो आपको। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, टोटली 15-20 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, बकायदा। सो वो लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, वो जरूर देखना आप लोगों ने। सो इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन इसने लिया हुआ है कि विच एल्काइल हैलाइड रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2। SN1 SN2 मैकेनिज्म डिस्कस किए थे, आई होप आप सबने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। देखो ये क्या कहते हैं कि विच एल्काइल हैलाइड, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं पेपर में ना, सो ये पता होने चाहिए आपको कि कैसे निकाला जाता है। विच एल्काइल हैलाइड रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 से, ठीक है, कुछ एल्काइल हैलाइड्स आपको गिवन होंगे, इसमें बताना है कि SN2 से ज़्यादा, इनमें से ज़्यादा रैपिडली कौन सा रिएक्ट करता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें और इसमें बताना है, ठीक है। और मैकेनिज्म कौन सा लिया हुआ है? SN2, ठीक है। तो जिन्होंने लेक्चर देखा है वो तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं SN2 में। एक तो था कि आप क्या करते हो, रिएक्टिविटी चेक करते हो। अब हमें पता है कि जो SN2 है वो 1 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। SN1 तो 2 स्टेप मैकेनिज्म है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है पहले, ठीक है, बट SN2 में ऐसा नहीं है। SN2 क्या है? 1 स्टेप मैकेनिज्म है, उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसी स्टेप में हेलोजन, ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है, ये रिमूव होगा,
ठीक है, ओके। अब देखो SN2 में हमने क्या बताया था, पहले SN1 की बात कर लेते हैं। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, हमने बताया था कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो जहाँ टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है वहाँ तो SN1 ही होगी, ठीक है, या फिर कह सकते हो सेकेंडरी फिर प्राइमरी। सो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर था किसमें, SN1 के केस में। बट SN2 के केस में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये अपोजिट हो जाता है। सबसे पहले आता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी इन केस ऑफ SN2, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास जो हेलोजन है ये प्राइमरी लगा हुआ है, प्राइमरी लगा हुआ है, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है सेकेंडरी, ठीक है। सो प्राइमरी वाला क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव, सो ये वाला क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स SN2, या मोर रैपिडली रिएक्ट करेगा, ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा बाय SN2 से। क्लियर होगा आई थिंक सो, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एक तो यही लिया हुआ है इसने, यहाँ पे Br है, और एक नेक्स्ट इसके साथ दे दिया, और ठीक है, ये दोनों गिवन है। इनमें से बताना है SN2 से मोर रैपिडली कौन रिएक्ट करेगा। अब देख सकते हैं दोबारा से, यहाँ से बनेगा, ये क्या हुआ है, ये क्या है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी हेलोजन है, और ये क्या है, ये टर्शरी है, ठीक है। सो ये तो नो डाउट हमारा SN1 से ही प्रोसीड होगा, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है SN1 के अंदर। सो ये तो पहले इसको निकाल लेंगे, फिर यहाँ से टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद हेलोजन आएगा, उसका न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। सो ये तो SN1 से होगा, तो इन दोनों के केस में SN2 से ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी प्राइमरी से तो कम रिएक्टिव है SN2 के अंदर, लेकिन टर्शरी से तो ज़्यादा है ना, ठीक है। तो अगर टर्शरी के साथ सेकेंडरी दिया हो तब सेकेंडरी को हम चूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंडरी के साथ प्राइमरी दिया हो देन प्राइमरी को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर बाई चांस किसी रिएक्शन के अंदर ये दोनों सेम ही दे दिया कि यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे Br लगा हुआ है, बट यहाँ पे लगा दिया इसने आयोडीन, ठीक है, कि अब बताओ, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये तो चलो ठीक है, ये भी रिएक्टिविटी मैटर करती है, बट ये भी मैंने आपको बताई थी कि अगर हेलोजन अलग अलग अटैच हो तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 और SN1, ठीक है। इसमें ऑर्डर दोनों का सेम रहता है, SN1 में SN2 में इनका ऑर्डर सेम रहता है हेलोजन का। सबसे पहले आयोडीन निकलता है, फिर ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि साइज़ की वजह से, मैंने ये रीज़न भी आपको बताया था कि साइज़ जो है आयोडीन का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो साइज़ बल्कि होने की वजह से ये फटाफट से निकल जाता है, और फटाफट से जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, ठीक है। फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, तो अगर यहाँ पे ये दोनों, तो ये ज़्यादा रैपिडली रिएक्ट करेगा बाय SN2, ठीक है। सो ये दो टाइप के रिएक्शन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और उठाया था मैंने, उसमें आपको बताना है विच अंडरगो SN1 फास्ट, SN1 से, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, देखो, एक तो ये है, सेकंड ये चीज़ है, ठीक है। अब हमें पता, ये लगा हुआ है टर्शरी और ये लगा हुआ है सेकेंडरी, तो टर्शरी ऑफकोर्स मोर रैपिडली, ठीक है, नो डाउट। एक और सेकंड चीज़ है इस पर, इसके साथ दिया हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये देखो, ये सेकेंडरी लगा हुआ है और ये प्राइमरी लगा हुआ है, सेकेंडरी दोनों में से तो सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव है, सो ये, ठीक है। कुछ नहीं करना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपको फाइंड आउट करनी है रिएक्शन के अंदर, कौन सी चीज़ प्राइमरी लगी हुई है, कौन सी सेकेंडरी, कौन सी टर्शरी, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी चेक करो, ठीक है। रिएक्टिविटी चेक करी उसके बाद तो ऑर्डर खुद से कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स SN1 एंड कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स SN2, ठीक है। सो यहाँ इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है मेरी तरफ से,
ठीक है, आप रिवाइज करो, लेक्चर्स देखो, नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे हमारे केमिस्ट्री विशाखा पे, ठीक है। सो नोट्स आप वहाँ से ले सकते हो। सो नेक्स्ट लेक्चर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने 10-12 साल के 10 to 12 ईयर्स के क्वेश्चन इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है। सो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी, सारे सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।